सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 31 अगस्त के करंट अफेयर्स में हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ताले और कंडांगी साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के डिंडीगुल शहर के ताले, जो कि अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, और हाथों से बनी हुई कंडांगी साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, मैंने कहा ना ये डिंडीगुल शहर जिसके तालों को जीआई टैग मिला है, तो इस शहर को लॉक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो तमिलनाडु का है ये ताला और तमिलनाडु की है ये कंडांगी साड़ियों जिनको मिला है जीआई टैग। अच्छा, आपको याद हो तो तमिलनाडु से अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु के पलानी मुरुगन मंदिर के प्रसाद को, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचमीर्थम, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। अभी ये अगस्त में पढ़ा था। और उससे पहले अपन ने पढ़ा था तमिलनाडु की इरोड़ की हल्दी को जीआई टैग दिया गया था। तो इसको भी आप साथ के साथ याद रखना। अब जीआई टैग मतलब क्या हो गया? वैसे तो मैं आपको हर बार बताता हूं, लेकिन फिर एक बार और बताता हूं। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जैसे कोई पर्टिकुलर स्थान पे, कोई लोकेशन पे कोई चीज पाई जाती है, कोई चीज फेमस होती है, तो उसे दिया जाता है जीआई टैग। बेसिकली उसकी मार्केटिंग के लिए, ताकि उस एरिया की पहचान बन सके और उस प्रोडक्ट की जो उसकी यूनिकनेस है ना, उस प्रोडक्ट के, उस उत्पाद की वैल्यू भी बढ़ सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। वैसे तो बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004-5 में। ये मैं आपको हर बार बताता हूं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि पहला जीआई स्टोर ये कहां पे खुला है? इसी साल खुला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आंसर होगा गोवा में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो जीआई पंजीकरण रहता है, जो जीआई रजिस्ट्रेशन रहता है ना, वो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? तो आंसर होगा 10 सालों के लिए। उसके बाद फिर उसे वापस से रिन्यू करना पड़ता है। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों को 4 बैंकों में विलय यानी कि मर्ज करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 बैंकों को। तो अब हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, और उन्होंने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बैंकों में विलय यानी कि मर्ज करने की घोषणा कर दी है। अच्छा, यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा कि इस विलय के बाद, इस मर्जर के बाद कितने पब्लिक सेक्टर बैंक रह जाएंगे? तो आंसर होगा, देखो 2017 में थे 27, और अब इस विलय के बाद केवल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक रह जाएंगे। अच्छा, वो 10 बैंक कौन से हैं और किस बैंक का किस बैंक के साथ मर्जर यानी कि विलय होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं। देखो, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका आपस में मर्जर होगा, विलय होगा, और इस तरह से 7.95 ट्रिलियन रुपए के साथ ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनेगा। उसके बाद कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक का आपस में विलय होगा और 15.2 लाख करोड़ के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक ये बनेगा। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ये तीनों आपस में मिलकर के देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बनाएंगे। उसके बाद इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, ये दोनों आपस में मिलकर के, यानी इन दोनों का आपस में विलय होगा, और इस तरह से इनके विलय से देश का 7वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगा। अच्छा, मैंने आपको कौन कौन से बैंक बताए भाई? 4 बैंक बन गए ना। एक तो अपन ने शुरू में बताया दूसरा सबसे बड़ा बैंक, फिर मैंने आपको बताया चौथा बनेगा, फिर मैंने आपको बताया 5वां, फिर मैंने आपको बताया 7वां। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि देश का पहला सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का सरकारी बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला सिंगर कौन बन गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेलर स्विफ्ट। तो अभी फोर्ब्स ने सिंगर टेलर स्विफ्ट को वर्ष 2019 के लिए संगीत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला का खिताब दिया है, यानी कि हाईएस्ट पेड सिंगर बन गई है टेलर स्विफ्ट। अच्छा, पहले नंबर पे टेलर स्विफ्ट है, तो दूसरे नंबर पे है पॉप सिंगर बेयोंग, और तीसरे नंबर पे है रिहाना। आपको याद होगा अभी फोर्ब्स ने 2019 के विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची भी जारी की थी, और उसमें टॉप पे कौन थे? एक्टरों की बात करेंगे तो अभिनेताओं की, तो पहले नंबर पे थे ड्वेन रॉक जॉनसन, जिसपे अक्षय कुमार चौथे नंबर पे थे, याद आया। और एक्ट्रेसेस की, अभिनेत्रियों की बात करेंगे तो सबसे अधिक कमाई पाने वाली अभिनेत्री कौन बनी थी? स्कारलेट जोहानसन। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। बढ़ते हैं आगे।
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नाम की जो पुस्तक है ना उसे रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीटर बेकर। तो अभी अमेरिका के आपको पता है पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा। तो जब वो राष्ट्रपति थे तो उनका कार्यकाल कैसा था उस पे ये बुक बेस्ड है। उसका नाम क्या है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, और इसे अभी रिलीज किया गया है। और इसे लिखा किसने है, पीटर बेकर ने। अच्छा ये कौन है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के मुख्य व्हाइट हाउस संवाददाता है। अच्छा ऑप्शन ए देखो क्या लिख रहा है, मेहर दलाल। तो अभी आपको याद होगा बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, इसको लिखा था इन्होंने, जो कि अक्टूबर में लॉन्च की जाएगी। ऑप्शन बी है राजीव डोगरा, इन्होंने अभी बुक लिखी थी जिसको रिलीज किया गया था, बुक का नाम क्या था, सेकंड नाइट। और ऑप्शन डी आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी रिसर्जेंट इंडिया, ये भी कुछ समय पहले लिखी थी। तो नई की नई सारी बुकें हैं, याद रखना। अच्छा इसके अलावा एक और नाम आपको याद होना चाहिए, सत्यार्थ नायक का, याद है क्या, श्रीदेवी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है। नाम क्या है बुक का, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, जिसको लिखा है सत्यार्थ नायक ने। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए भारत का जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6.9%। तो अभी हाल ही में फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, अभी किसने भारत का जीडीपी 6.9% रहने का अनुमान लगाया। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आंसर होगा आरबीआई ने। और अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया रेटिंग ने भी भारत की जीडीपी का कितना रहने का अनुमान लगाया था, 6.7%। तो वो भी आपको याद रखना है। अच्छा फिक्की यहां पे आया है, तो फिक्की का बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर कहां है इसका, नई दिल्ली में है। और इसके प्रेसिडेंट हैं राकेश शाह, वाइस प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेघालय में। अच्छा अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पोर्ट डे के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट अभियान शुरू किया है। तो बस उसी फिट इंडिया मूवमेंट कैंपेन का ये पार्ट है वॉक टू वर्क, जिसे शुरू किया है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने। और इतना ही नहीं, इस अभियान में वे खुद कॉनराड संगमा जी अपने घर से ऑफिस पैदल चलकर पहुंचे, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि भैया हफ्ते में कम से कम एक दिन तो आप पैदल अपने ऑफिस पहुंचे, जिससे कई तरह के बेनिफिट होंगे। जैसे कि पॉल्यूशन, गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, पॉल्यूशन कम होगा, CO2 एमिशन कम होगा, शहर में भीड़ भाड़ कम होगी। अरे सबसे बड़ी बात है कि आप फिट रहेंगे। अब मेघालय में हुआ है, तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल क्या है, शिलोंग है। गवर्नर है तथागत रॉय, मुख्यमंत्री यही है कॉनराड संगमा जी। अच्छा चलो एक प्रश्न का जवाब आप मुझे दो कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज पहले ये बताओ किन देशों के बीच में होती है। इंडिया और चाइना के बीच में होती है। और इस साल की यानी कि 2019 की ये एक्सरसाइज दिसंबर में होगी। उसका वेन्यू अभी करंट में आ गया है हमारे पास, तो उसका वेन्यू आपको याद रखना है, मेघालय में होगी। और मेघालय में कहां, उमरोई नाम की जगह में होगी। अच्छा चलो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा राज्य जल नीति बनाने वाला पहला राज्य बना है। तो आंसर होगा मेघालय। अच्छा लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ना कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो फिर राजस्थान आंसर करना। और आपको पता हो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार पर अवैध कोयले की खनन को रोकने में असफल होने पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, भारत की किस एयरलाइन में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एयर इंडिया पे। तो 2 अक्टूबर 2019 से भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया अपनी फ्लाइट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा देगी। सिंगल यूज प्लास्टिक वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक ऐसी प्लास्टिक जिसे एक बार उपयोग करने के बाद में आप यूज नहीं कर सकते हो। उदाहरण दूं, जैसे कि मैं आपको, जैसे कि बिस्किट हो गया, बिस्किट का पैकेट प्लास्टिक में रैप होकर आता है, उसको आपने एक बार निकाल करके फेंक दिया, फिर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सके। जैसे कि स्ट्रॉ, जूस पी लिया आपने स्ट्रॉ से, फिर आप उसे फेंक दोगे, तो वो प्लास्टिक जिसे आप एक बार यूज करके वापस इस्तेमाल नहीं करते, वो कहलाती है सिंगल यूज प्लास्टिक। अच्छा देखो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे ना, तो आपको याद होगा अभी भारतीय एयरलाइन कौन सी, एयर इंडिया, नई दिल्ली और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने के दौरान नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली
पहली भारतीय एयरलाइन बन गई थी? याद है ना आपको? अच्छा, एयर इंडिया की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, सीईओ इसके प्रदीप सिंह करोला हैं और सीएमडी कौन है? अश्विन लोहानी। जानते हो अश्विन लोहानी को? पहले ये रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। अच्छा, अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वीके यादव, विनोद कुमार यादव। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन ने अमेरिका में टेक पुरस्कार जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैत्री मोबाइल ऐप। तो मैत्री मोबाइल ऐप, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसे एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की 5 छात्राओं ने मिलकर के बनाया है और अभी अमेरिका में हुए टेक्नोवेशन चैलेंज में इस मैत्री मोबाइल एप्लीकेशन ने कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल जीता है। अच्छा, क्या है ये मैत्री ऐप? तो दिल्ली एनसीआर के वृद्धाश्रम और अनाथालयों को आपस में जोड़ने के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है। जिससे क्या होगा, जिससे जो अनाथालय के बच्चे हैं उनको बुजुर्गों का प्यार मिल सकेगा और जो वृद्धाश्रम के बुजुर्ग हैं उनको बच्चों के साथ रह करके खुशी मिल सकेगी। तो इस एप्लीकेशन का नाम आपको याद रखना है, मैत्री मोबाइल ऐप। अच्छा, वैसे ऑप्शन ए यहाँ पे क्या लिख रहा है देखो, शिक्षावाणी। तो ये सीबीएसई ने लॉन्च की थी शिक्षावाणी। क्यों की थी? ताकि पेरेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो टाइम टू टाइम उनको मोबाइल में पहुंचती रहे इस एप्लीकेशन के थ्रू। फिर ऑब्जर्वर एप्लीकेशन, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया था और बोलो ऐप गूगल ने इसको लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वीके विस्मया ने इंटरनेशनल एथलेटिक मीटिंग जोसेफ सेकर मेमोरियल में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे ये बनेगा कि ये इंटरनेशनल एथलेटिक मीटिंग हो कहां पे रही थी? तो आंसर होगा चेक रिपब्लिक में और इसमें भारतीय धावक वीके विस्मया ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये चेक रिपब्लिक में हो रही थी, तो ये रहा मैप में चेक रिपब्लिक, यूरोपियन कंट्री है ये, कैपिटल है पराग, करेंसी है कोरोना। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूईएफए के प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विर्गिल वैन डिग्स ने। तो लिवरपूल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये विर्गिल वैन डिग्स और इन्होंने अभी यूईएफए के प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। इन्होंने बार्सिलोना के कप्तान लियोनेल मेसी और जुवेंटस के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराया है। अच्छा, इन्हीं के अलावा याद रखना, इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर कौन? लूसी ब्रॉन्ज ने वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे ना, तो एरिक कैंटोना का नाम आपको याद होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व फुटबॉलर प्लेयर हैं ये और अभी इनको यूईएफए प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने अपने सीईओ का कार्यकाल समाप्त कर दिया है। आपको उनका नाम बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेश टक्कर। तो अभी रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए और इसने अपने सीईओ नरेश टक्कर का कार्यकाल खत्म कर दिया है, मतलब निकाल दिया है। और जब तक कंपनी कोई नया सीईओ अपॉइंट नहीं कर देती है तब तक विपुल अग्रवाल काम संभालेंगे। आईसीआरए के बारे में, अच्छा इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 को और इसके सीईओ तो यही थे नरेश टक्कर, जिनको अभी निकाल दिया गया है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? शालिजा धामी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है ये। ऑप्शन सी क्या है? प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया के अगले चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ये। 2020 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। ये किसको रिप्लेस करेंगे? एएन झा को। फिर है ऑप्शन डी, पवन कुमार, यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ये मैंने आपको कल ही अपॉइंटमेंट बताया था। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में अभिषेक वर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न तो आपके माइंड में यह आया होगा कि ये शूटिंग वर्ल्ड कप चल कहां पे रही है? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये चल रही है और इसमें अभिषेक वर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 10 मीटर एयर राइफल की वुमेन्स कैटेगरी में एला वेनिल वाला रिवान ने गोल्ड मेडल जीता है। यह है एला वेनिल वाला रिवान और इन्होंने ही 10 मीटर एयर राइफल की वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत ने टोटल 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और इनके साथ भारत अंक तालिका में टॉप पे बना हुआ है। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसे यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
पवन कुमार को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल